ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज के वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़ाएंगे और इंटरनल वायरिंग जो हम इसके पहले बहुत सारी बातों को लेकर डिस्कस किए थे, आज इंटरनल वायरिंग पे हम क्वेश्चन भी करेंगे और समझेंगे कि वास्तव में इंटरनल वायरिंग पे क्वेश्चन जो अभी तक हमने पढ़ाया था वो सब एक सारांश था। उस पर क्वेश्चन भावनाएं पॉसिबिलिटीज हम हैं। थियरी में अगर पूछ सकता है तो पूछ सकता है कि मेन स्विच क्या होती है, उसकी रेटिंग बताइए, या मेन स्विच डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की रेटिंग बताइए। ऐसे कभी एक आध नंबर में पूछ सकता है, नहीं तो पॉसिबिलिटीज बिल्कुल नहीं है। जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले इंटरनल वायरिंग में उसी से रिलेटेड सारे टर्मिनोलॉजीज थे, अब उनको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मतलब वो अब अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम जो काम करने वाले हैं के स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे दोस्त, क्या स्टेप्स फॉर इंटरनल वायरिंग। स्टेप्स ऑफ इंटरनल वायरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ इंटरनल वायरिंग, आंतरिक तार स्थापन का चरणबद्ध प्रक्रिया। आंतरिक तार स्थापन का चरणबद्ध प्रक्रिया, जो भी स्टेप्स हैं पहले हम उसके स्टेप्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, देखेंगे कि उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, फिर जो है हम इस पर क्या करेंगे, वायरिंग करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम अब इसके स्टेप्स को देखते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक प्लान देगा, उस प्लान में बारामदा होगा, किचन होगा, बेडरूम होगा, जो भी मतलब एक घर के अंदर जो भी होता है 1 BHK 2 BHK, एक प्लान आपको दे देगा। उसका साइज दे देगा, कितने गुणे कितने का कमरा है ये भी आपको दे देगा, उसकी लंबाई चौड़ाई सब आपको दे। अब आपको बारामदे में क्या लगाना है, कितना फैन लगाना है, कितना सॉकेट लगाना है, कितना बल्ब लगाना है, ये भी देगा। बेडरूम में कितना बल्ब लगाना है, कितना फैन लगाना है, कितना सॉकेट लगाना है, ये भी देगा। बेडरूम में क्या एग्जॉस्ट फैन लगाना है, बल्ब लगाना है, सॉकेट लगाना है, पावर सॉकेट लगाना है, क्या लगाना है, ये भी देगा। भाई प्लान तो देगा ही देगा, प्लस किसमें क्या लगाना है, कितनी मात्रा में लगाना है, क्वेश्चन में देगा। आपको इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहेगा कि निम्न एक प्लान दिया गया है, इसमें बारामदा में ये पॉइंट, बाथरूम में ये पॉइंट, बेडरूम में ये पॉइंट लग रहे हैं, इसका प्लान बनाइए। पूछ सकता है सिंगल लाइन डायग्राम भी बनाइए, या पूछ सकता है लगने वाले सामानों का लिस्ट बनाइए, या उसका कास्टिंग मूल्यांकन भी करिए। लेकिन अब नहीं पूछ रहा है, कास्टिंग नहीं पूछ रहा, केवल एस्टिमेटिंग पूछ रहा है, क्या क्या सामान लग रहे हैं उसका एक लिस्ट बना देना है। भाई इतना ही काम आपको क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को करना कैसे है, क्या इसके स्टेप्स होंगे, ये पहले हम समझ लेते हैं। मतलब हम जो काम करने जा रहे हैं, हम पहले उसके प्लान को समझने की कोशिश करते हैं दोस्त। ठीक है, क्या करते हैं हम, उसके पहले प्लान को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका प्लान क्या होता है ये आप पहले देख। प्लान देखिए, सबसे पहला आपका स्टेप्स क्या होता है, राइट द एज। सबसे पहला है पूर्वानुमान लिखिए। क्या लिखिए, पूर्व अनुमान लिखिए। सबसे पहले पूर्व अनुमान लिखना होता है। पूर्व अनुमान का मतलब छत की ऊंचाई नहीं दिया है तो कितना मानेंगे, जितना छत की ऊंचाई मानेंगे उससे 1 मीटर या आधा मीटर नीचे आप हॉरिजॉन्टल रन मानेंगे, यानी कि ये क्षैतिज जो आपका वायरिंग होती है इसको आप मानेंगे। भाई स्विच बोर्ड फर्श से कितना मीटर है, रूल के अकॉर्डिंग 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर मानेंगे। स्विच बोर्ड हो गया, मेन स्विच बोर्ड हो गया, 1.5 मीटर की ऊंचाई पे आप मानेंगे। आप बल्ब लाइट पॉइंट आप कितनी ऊंचाई पे ले रहे हैं ये मानेंगे। कौन सी वायरिंग कर रहे हैं, जंक्शन बॉक्स कर रहे हैं, लूपिंग कर रहे हैं, ये मेंशन करेंगे। यानी कि जो आप वायरिंग करने जा रहे हैं उससे संबंधित जो भी डाटा है जो आप यूज करेंगे, उसमें जो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है उसको पहले आप पूर्वानुमान में लिख लेंगे। ठीक है, पूर्वानुमान लिख लेंगे। माना दीवार की मोटाई 0.40 मीटर है,
आप लिख देंगे माना छत की ऊंचाई 4 मीटर है, या फिर लिख देंगे हम छत की ऊंचाई से 1 मीटर नीचे या 0.5 मीटर नीचे 36 रन वायरिंग का 36 रन करेंगे। फिर आप उसके नीचे लिखेंगे कि स्विच बोर्ड 1.5 मीटर छत से ऊंचाई पे, जो फर्श से ऊंचाई पे होगा। लाइट पॉइंट हॉरिजॉन्टल रन पे लगेंगे कि उससे 0.5 मीटर नीचे लगेंगे। जो भी पॉइंट हैं भैया आप उसको एजम्पशन में पहले लिख देंगे एक एक करके। ठीक है, पहला काम तो यही होता है। दूसरा काम इसका क्या होता है, दूसरा स्टेप में आपको क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ लोड। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ लोड पॉइंट्स, कैलकुलेशन ऑफ लोड पॉइंट्स एंड क्या क्या, कैलकुलेशन ऑफ लोड पॉइंट्स एंड नंबर ऑफ सर्किट। तो हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे सर्किट की संख्या, विद्युत बिंदुओं की संख्या, इसकी संख्या, विद्युत बिंदुओं की संख्या, ठीक है। तथा लोड का इतनी सारे बात आप दूसरे पॉइंट में करेंगे, कितने सर्किट उसमें बनाना है, कितने उसमें नंबर ऑफ पॉइंट है, कितना उसमें लोड है, किस कौन सा वायर यूज कर रहे हैं, कितने mm² का यूज कर रहे हैं, ये सारी बातें इसके बाद डिसाइड की जाए। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिसाइड करना। ठीक है, मतलब ये सब कुछ कैसे डिसाइड होगा, ये सब करंट को भी इसमें कैलकुलेट करना, सब कुछ करना। देखिए तीसरा स्टेप आपको करना क्या है, ठीक है, पाइप और बटन टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ पाइप और बटन। चाहे केसिंग केपिंग वायरिंग कर रहे हैं, चाहे आप कंड्यूट वायरिंग कर रहे हैं या बटन वायरिंग कर रहे हैं, उसके बाद टोटल लेंथ आप फाइंड करेंगे। तो हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, पाइप या बटन की लंबाई ज्ञात कर। तो जो आपका टोटल लेंथ होता है बेटा वो होता क्या है, जो आपका टोटल लेंथ होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल रन प्लस वर्टिकल रन, ये होता है आपका टोटल लेंथ। ठीक है, बताएंगे क्या होता है। इसके बाद हम चौथे स्टेप में जाएंगे। ठीक है, चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, देखिएगा चौथे स्टेप में क्या करना है, टू कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, वायर का संपूर्ण लंबाई की गणना। ठीक है, टू कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ वायर। अब आपको टोटल लेंथ ऑफ वायर करना है, तो ये जो आपका टोटल लेंथ ऑफ वायर जो होता है दोस्त,
वायर की जो टोटल लंबाई होती है 3 गुणे टोटल लेंथ ऑफ पाइप या बैटन की मानी जाती है, पाइप और बैटन, ध्यान देना है इसमें। ठीक है, किया क्या, ये ना सोचिएगा कि 3 आपने गुणा किया है तो इसमें फेज न्यूट्रल और सिलिकॉन लेकर, ये बिल्कुल गलत अवधारणा है, ये बहुत पहले से चलती आ रही है, लेकिन इसको आप कंट्रोल करिए। कोई अगर ऐसा बता रहा है फेज न्यूट्रल और, तो बिल्कुल गलत है, उस पर बिल्कुल भरोसा मत करिए। ये जब देखा गया कि टोटल लंबाई जब पाइप की निकाली गई या टोटल कैलकुलेट करके वायर की लंबाई निकाली गई, तो ये देखा गया दोनों की लंबाई लगभग 3 गुनी आ रही है, इसलिए 3 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाइप की लंबाई चाहे जो भी हो, आप उसमें 3 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा ये सारे आपके स्टेप्स हैं, जब ये पूरे स्टेप्स आपको फॉलो हो जाएंगे तो 5वें स्टेप में आप क्या बनाएंगे, एक लास्ट में आप क्या बनाएंगे, एक सारणी, एक सारणी आपको, ठीक है, इतना आपको वर्क करना। ये आपके 5 स्टेप हैं, इसमें पूरी वायरिंग जो है फिनिश हो जाती है, पूरी वायरिंग खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले पूर्वानुमान लिखना है कि आप वायरिंग के अंतर्गत क्या क्या कर रहे हैं। उसके बाद देखना है कितना लोड है, कितना पॉइंट है, कितना सर्किट बनेंगे, कितना करंट फ्लो हो रहा है, कौन से साइज का वायर है, ये दूसरे स्टेप में देखेंगे। तीसरे स्टेप में हम देखेंगे कि जो भी वायरिंग हम कर रहे हैं, बैटन वायरिंग कर रहे हैं, केसिंग कैपिंग वायरिंग कर रहे हैं या कंड्यूट वायरिंग कर रहे हैं, तो उसकी टोटल लेंथ कितनी आ रही है। चौथे स्टेप में देखेंगे कि वायर की टोटल लंबाई हम कैसे फाइंड करेंगे। पांचवें में हम देखेंगे, पांचवें में क्या करेंगे, सारणी बना। ठीक है, बात हमारी समझ में आ रही है, समझ में जरूर आ रही होगी, हम आशा रखते हैं ऐसा। तो ये है आपका स्टेप, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन में कराऊंगा बस बेटा, एक क्वेश्चन में कराऊंगा, का पूरा आइडिया मैं बता दूंगा, उसके बाद आपको एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व पेपर लेके क्वेश्चन आपको स्वयं करने होंगे। ठीक है, पूरी आइडिया मैं बताऊंगा, पूरी आइडिया A to Z, कुछ भी छूटेगा नहीं। और आशा करते हैं अगर आप ध्यान से मेरे लेक्चर को देखेंगे, अपना ध्यान एकाग्र करके, अपना मन मस्तिष्क को एकाग्र करके लेक्चर को देखेंगे, तभी समझ में आएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर थोड़ा सा भी डाइवर्ट हुए तो नहीं समझ में आए, परेशान हो जाएंगे एकदम, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, इसीलिए ड्राइंग को कोई जल्दी हाथ नहीं लगाता है, क्योंकि ये माथा खराब कर देने वाला। और आप इसको, अगर मैं इतना परिश्रम से पढ़ा रहा हूँ तो आपको इसको उसी परिश्रम से पढ़ना ही पड़ेगा। देख रहे हैं यार, शुरुआत में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत लाइक शेयर था शुरुआत की वीडियो में। इधर की वीडियोज में यार 100 150 200 400 व्यूज आ रहे हैं, क्या है यार, बहुत ही गलत प्रभाव इससे पड़ रहा है। मतलब ये है कि ये जो है एनर्जी को डाउन कर दे। आप जो है शेयर करिए, दोस्तों को बताइए भाई चल रहा है, और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको अगर, तो आप बताइए लोगों को, कम से कम इतना तो करिए यार, इतना तो आप कर ही सकते हैं, करने में क्या जा रहा है। अपने दोस्तों को बताइए सब्जेक्ट फ्री चल रहा है, और इसको देखें, लाइक करें, कमेंट करें, थोड़ा कुछ तो करें आप। तो चलिए इसी के साथ जो है अब हम आगे चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए हमारी टीम ने कितने अच्छे से टाइप की है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने एक ये आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो मैं अच्छे से कराऊंगा, फिर आपको नहीं करना रहे। इसमें कह रहा है एक उपभोक्ता है, एक उपभोक्ता अपने 2 रूम सेट भवन में विद्युत वायरिंग कराना चाह रहा है। ठीक है, मतलब आप कैसे, कोई कंज्यूमर है जो अपने घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग कराना चाह रहा है, इतना तो इंग्लिश समझ लेंगे यार, हिंदी समझ लेंगे। कोई कंज्यूमर है, जैसे मान लीजिए हम ही अपने घर में वायरिंग कराना चाह रहे हैं, ठीक है, इतना तो समझ। मकान, मेरा जो घर है उसका प्लान नीचे दिया गया है, प्लान अभी नीचे आपको दिख, ठीक है, नीचे प्लान दिया गया है।
इसमें निम्नलिखित बिंदु मतलब फॉलोइंग पॉइंट्स एंड स्विचेज हैज बीन गिवन इन दिस टेबल में आपका क्या है, फॉलोइंग पॉइंट और स्विच की स्थिति कंडीशन दर्शाई गई है, दिखाई गई है। ठीक है, मतलब किस रूम में क्या लगना है इसका एक टेबल नीचे दिया गया है अंडर द क्वेश्चन। ठीक है, तो कह रहा है प्लान में वायरिंग आरेख बनाइए, मतलब जो आपका प्लान दिया गया है, ड्रा द वायरिंग डायग्राम इन द प्लान, जो प्लान दिया गया है उसमें आप क्या करिए, वायरिंग डायग्राम को ड्रा करिए। आवश्यक तार की लंबाई, नेसेसरी जो वायर का लेंथ है वो फाइंड करिए, जो भी वायर इसमें लगने हैं उसका लेंथ फाइंड करिए। एंड सामग्री का मूल्य सहित, यानी कि जो मटेरियल्स लग रहे हैं उसका कास्ट सहित जो है सूची बनाइए, मतलब टेबल बनाइए। ठीक है, वही सारा चीजें इसमें दिया गया है। मतलब क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, एक प्लान दिया गया, प्लान कहाँ है भाई वो भी देख लीजिए। ये आपके सामने प्लान दिया गया है, इसमें ये अगले फिगर में है, ये देखिए ये आपके सामने प्लान दिया गया है। ठीक है, और इस प्लान के अकॉर्डिंग क्या क्या लगाना है ये आपके पीछे दिया गया है। ठीक है, यहाँ तो भाई यहाँ पे करना क्या है, हमारा एक घर है जिसमें बारामदा है, बेडरूम है और ड्राइंग रूम है। इसमें आपको करना क्या है कि ये सारे पॉइंट्स लगाने हैं, इसका प्लान भी दिया गया है और इसमें टोटल कितने वायर लग रहे हैं, कितने मटेरियल लग रहे हैं उसका लिस्ट हमें बनाना है, यही सारा काम करना। तो हमको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए बारामदा लिखा हुआ है, बारामदा में एक लाइट लगाना है, ध्यान दीजिएगा। बारामदे में आपको क्या करना है, बारामदे में आपको क्या करना है, एक लाइट लगाना है, फैन नहीं लगाना है। बारामदे में फैन कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, बारामदा में फैन नहीं लगा। क्वेश्चन में जो कहे कि भाई आपको करना अपने मन से नहीं लगा दे, जबरदस्ती फ्री में मूवीज लगाना, अथर लगाना है, मत करना। ठीक है, नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। 5 एम्पियर का सॉकेट एक लगेगा आपका, हमने बताया था 5 एम्पियर की सॉकेट को 100 वाट कंसिडर करते हैं, हमने बताया था। ठीक है, 15 एम्पियर को 1000 वाट। अब यहाँ पे बारामदा में देखिए एक लाइट लग रहा है, तो हो गया बारामदा। बेडरूम में देखिए दो आपके लाइट पॉइंट हैं और एक आपका फैन है और एक आपका सॉकेट है। ठीक है, ड्राइंग रूम में क्या है, ड्राइंग रूम में लग रहा है गायब कर दी, टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे आपके सामने सब कुछ दिया गया है। बारामदा में एक आपका प्रकाश है, एक फैन है, मतलब एक लैम्प, एक लाइट है, एक फैन नहीं है और एक 5 एम्पियर के सॉकेट है। बेडरूम में देखिए, बेडरूम का सीन यहाँ पे है, एक आपका लाइट है और एक फैन है और एक आपका 5 एम्पियर के सॉकेट है। ड्राइंग रूम में देखिए दो लाइट है, एक फैन है और एक 5 एम्पियर की सॉकेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने है, सारी चीज़ें दिख रही हैं, इसमें क्या लगाना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर ले। बेडरूम का ये पूरा है, ड्राइंग रूम का ये पूरा है, बेडरूम का ये पूरा है और बारामदा का ये। ठीक है, ये आपका क्या है, बारामदा, ये बारामदा का है और ये आपका क्या है, बेडरूम का है, बेडरूम का सीन। ये आपका क्या है, ड्राइंग। ठीक है, ये आपका ड्राइंग रूम का पूरा लगा हुआ है, बीच वाला जो है बेडरूम का लगा हुआ है और ऊपर वाला बारामदा का लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, किसमें क्या लगाना है ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। फिर हम आगे चलते हैं। फिर देखिए ये आपका प्लान है, जो ड्राइंग रूम है 6 मीटर गुड़े 4 मीटर का है, लंबाई चौड़ाई भाई जो ज़्यादा बड़ा है लंबा है और 4 मीटर क्या है चौड़ाई, ये 4 मीटर हो जाएगा आपका। ये कितना होगा आपका 4 मीटर और ये आपका पूरा कितना होगा 6 मीटर, तो ये कितना होगा 3 मीटर, ये होगा 3 मीटर, फिर 3 गुणे 3 है तो ये भी 3 मीटर, ये भी आपका 3। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है क्वेश्चन में ही दिया रहता है। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें तो क्वेश्चन की हो। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहला स्टेप क्या था, एजम्पशन, पूर्वानुमान हम मान लेते हैं। ठीक है, मान लें कि भवन की ऊंचाई 4 मीटर है। ठीक है, भवन की ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर है, 4 मीटर। आप 3.5 मीटर भी मान सकते हैं, 3 मीटर भी मान सकते हैं, जितना भी मान रहे हैं से आधा मीटर नीचे या 1 मीटर नीचे आप जो है हॉरिजॉन्टल रन की ऊंचाई मानेंगे। देखिए ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए जो आपकी वायरिंग है क्षैतिज रन से 1 मीटर नीचे होगी,
यानी कि जो आपकी दीवार पे वायरिंग दौड़ रही है वो आपकी छत की ऊंचाई से 1 मीटर नीचे हो, 0.5 मीटर भी नीचे मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई जो है, जो हाइट है स्विच बोर्ड की फर्श से, वो 1.5 मीटर पे है। और यहाँ पे मेन बोर्ड की जो फर्श से हाइट है वो भी 1.5 मीटर पे है। तो ये सारी चीजें आपको मानना है। मैं पहले ही से लिखवा इसलिए दिया हूँ भाई समय ना लगे लिखने में। चलिए अब अगले स्टेप में चलते हैं। देखिए इसमें प्रकाश बिंदु फर्श से ऊंचाई, देखिए जो आपको लाइट पॉइंट लगाना है, लाइट मतलब लैंप मतलब बल्ब, ठीक है, लाइट पॉइंट वो आपको फर्श से 2.5 मीटर की ऊंचाई पे लगेगी। मतलब जो आपकी 4 मीटर की तो छत है, 3 मीटर पे आपको हॉरिजॉन्टल रन है, और 2.5 मीटर पे क्या लग रहा है, प्रकाश लग रहा है, लाइट पॉइंट लग रहा है। ठीक है, यानी कि जो आपकी क्षैतिज रन है 3 मीटर, उससे 1 मीटर नीचे आपका क्या है, बल्ब लग रहा है। ठीक है, एक एक छत है आपका 4 मीटर, 1 मीटर नीचे आपका हॉरिजेंटल रन है, और ठीक है उससे आपका 0.5 मीटर नीचे, यानी कि आपका 2.5 मीटर पे क्या लग रहा है, बल्ब लग रहा है। अभी सारी चीजें फिगर में विजुअल और क्लियर हो जाएगी। कौन सी वायरिंग करना है ये भी आपको सेलेक्ट करना है कि आप कंड्यूट करना चाह रहे हैं, केसिंग कैपिंग करना चाह रहे हैं, बैटन करना चाह रहे हैं, कौन सी वायरिंग करना चाह रहे हैं, ये चीज आपके ऊपर है। ठीक है, अब इसमें आप कौन सा कंडक्टर यूज करना चाह रहे हैं, कॉपर का कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर, ये भी आप मेंशन कर दीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, कौन सा कंडक्टर यूज करेंगे ये भी आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। अब कॉपर कर रहे हैं तो क्या साइज होगी, एल्यूमिनियम कर रहे हैं तो क्या, ये सब हम पहले पहले भी बता चुके हैं, इस बार भी बता देंगे। अगर मान लीजिए कि लाइट पॉइंट लगा रहे हैं तो उसको 60 वाट मानेंगे, पंखा लगा रहे हैं तो भी 60 वाट मानेंगे, 5 एम्पियर की सॉकेट जो है 100 वाट के लिए प्रयोग किए जाएंगे। इतनी सारे पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए कि वायरिंग में, एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए, वायरिंग लूप इन सिस्टम में होगी। किसमें, लूप इन सिस्टम में, तो मैंने बताया था लूप इन सिस्टम में होगी। एक लाइन ये भी आप क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको एजम्पशन में लिखना, ये कॉमन पॉइंट है। ये जितना मैंने बताया हर क्वेश्चन में सारे पॉइंट लिखे जाएंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सवाल शुरू करेंगे एजम्पशन से, एजम्पशन में सारे पॉइंट आपके कॉमन रहेंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। दीवार की मोटाई भी मान लीजिए, अगर मानना है 0.4 मीटर या 0.3 मीटर जो भी हो, क्योंकि भाई कुछ वायरिंग दीवार को छेद के दूसरे रूम में जाती है, तो दीवार की मोटाई के बराबर पाइप लगानी पड़ती है। ठीक है, चलिए अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। पहला स्टेप तो हो गया आपका एजम्पशन का, भैया एजम्पशन आपका हो गया पहला। दूसरे स्टेप में हमको ये जानना है करंट कितना फ्लो हो रहा है, सर्किट कितनी बन रही है, पॉइंट कितना है, लोड कितना है, ये सारी चीजें। इसके लिए बेटा एक टेबल बनाते हैं आपके क्वेश्चन के अनुसार। टेबल है लाइट पॉइंट, यहाँ पे जो भी लाइट पॉइंट है यहाँ पे लिखेंगे, इन पे पॉइंटों की जो संख्या है वो यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स में, जो उनका लोड है कितने वाट के हैं ये लिखेंगे, टोटल वेट निकालेंगे, फिर करंट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने देखा टोटल लैंप सब मिला के, बारामदा, बेडरूम और ड्राइंग रूम सब मिला करके हमने टोटल लैंप लगाए हैं 4। एक लैंप है 60 वाट का, तो 4 लैंप है तो 40। पंखा हमने टोटल 2 ही लगाया है, एक जगह नहीं लगाया था तो 2 जगह हमने पंखा लगाया, 60 वाट का है, ये भी आपका 240। 5 एम्पियर की सॉकेट 3 लगाए हैं, तीनों जगह। भाई सॉकेट की हर जगह जरूरत होता है, कहीं चार्जर लगाना हो। भाई 100 वाट का है तो 300 वाट हो गया। ठीक है, इस प्रकार टोटल वाटेज आप जोड़ लेंगे। तो अब टोटल पॉइंट अगर जोड़े, 4 2 6 3 9, टोटल पॉइंट 9 हो गया, टोटल वाट आपका 660 हो गया। और एक सर्किट में 10 पॉइंट, मैक्सिमम कितने पॉइंट, 10 पॉइंट आर, आर ध्यान दीजिएगा, आपका 800 वाट हो सकता है। 10 पॉइंट या 800 वाट हो सकता है एक सर्किट। तो यहाँ देखिए पॉइंट भी 9 है, ये भी फुलफिल हो रहा है, पॉइंट भी। वाट आपका 660 है, ये भी फुलफिल हो रही है। अगर दोनों में से कोई एक एक्सेस होता, मान लीजिए 11 पॉइंट होता है, भले ही 660 होता, तब भी 2 सर्किट बनाते। ये मान लीजिए कि आपकी 660 है, ये आपकी 800 ज्यादा होता, पॉइंट भले ही 9 होता, तब भी आप 2 सर्किट बनाते। इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करना। एक सर्किट है तो 10 पॉइंट 800 वाट, इससे ज्यादा हम नहीं। भैया हम बताए थे कि पहले मेन स्विच होता है, मेन स्विच के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम फेज न्यूट्रल के कई सेट निकालते हैं। तो एक सेट एक सर्किट कहलाती है। जितनी आप सर्किट बना रहे हैं उतना सेट आप उसमें से क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो परिपथों की संख्या यानी सर्किट की टोटल संख्या कितनी आई, 1। नंबर्स ऑफ सर्किट जरूर लिखेंगे।
तो आपने क्या देखा, यहाँ पे आपके पॉइंट्स भी कैलकुलेट हो गए, कितने पॉइंट्स लग रहे हैं, आपको वाटेज भी कैलकुलेट हो गए, कितने वाट लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल वाट भी कैलकुलेट हो गया, टोटल पॉइंट भी कैलकुलेट हो गया, कितनी सर्किट है ये भी कैलकुलेट हो गया, और कितना करंट फ्लो हो रहा है वो ये भी यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। तो आपको ध्यान देना है एक बात का, देखिए क्या ध्यान देना है, देखिए करंट को भी कोई भी फ्लो हो रही है, हमारे एक पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आप लाइट फैन सर्किट में एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज कर रहे हैं, सिंपल लाइट फैन सर्किट में एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज कर रहे हैं, तो वो 1.5 mm स्क्वायर उसकी साइज रखिएगा। अगर लाइट और फैन सर्किट में अगर कापर कंडक्टर यूज कर रहे हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, तो इसके लिए आपको 0.93 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर आप यूज, ठीक है, इसी के आसपास। अगर आप पावर में, पावर सॉकेट में मान लीजिए पावर आपका है, जैसे हीटर, हीटर हो गया, गीजर हो गया, आपका और भी एसी का हो गया, मान लीजिए आपका वॉशिंग मशीन का हो गया, पावर वायरिंग के लिए जहाँ पे मोटे तार की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए अगर एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज कर रहे हैं ना, इसकी साइज 2.5 mm स्क्वायर रखिएगा। अगर इसमें आप कापर यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये 0.96 लीजिए इसको, ये 1.9 आपका, तो ये आपके साइज होते, तो ये फिक्स है, रट लीजिए इसको, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, इसको घोर के पी लो, ठीक है, कि हम कापर यूज करेंगे तो ये साइज लेंगे 0.96, लाइट फैन के लिए, पावर के लिए 1.93, और आप एल्यूमिनियम, ये साइज आप एकदम रट लीजिए, ये कैलकुलेशन के बाद यही बात आपको लिखनी है, ठीक है, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन जो हमने अभी अभी आपको बताया था, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे धारा के अनुसार, धारा के अनुसार, ये बात लिख करके आप कौन सा कंडक्टर यूज कर रहे हैं ये आप लिखिएगा, तो हो सकता है अगले स्टेप में लिखा हो, ठीक है, देख लेते हैं, नहीं लिखा है, ठीक है, अगले स्टेप में नहीं लिख रहा, तो आप लिख लीजिएगा धारा के अनुसार, लिख लीजिए धारा के अनुसार, धारा के अनुसार इस परिपथ में 1.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, इतनी बात आप एक और बढ़ा ली, ठीक है। अगर कहीं इसमें पावर दे दिया जाता, मान लो कहीं कह देता कि 15 एम्पियर की सॉकेट, पावर वायरिंग और पावर तार लगाते, तब उस वहां वायर की साइज बदल देते, या कह देता कि मोटर लगा रहे हैं, वहां पे तार की साइज बदल देते, ठीक है, जहाँ पावर वायरिंग करना हो वहाँ साइज बदल जाती है, ध्यान दीजिए, कहीं पावर वायरिंग नहीं कर, यहाँ पे आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा, तो चलिए देखिए, यहाँ पे ये आपकी वायरिंग, ये जो आपके सामने वायरिंग की गई है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र, ये जरूरी नहीं है कि जैसे जैसे साला किया है वैसे वैसे आप करें, ये कोई जरूरी नहीं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो इसमें किया क्या गया है ध्यान दीजिएगा, इस बात का, इस बात का इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इस कलर को, ठीक है, यहाँ आपको एक बात ध्यान कि आपको मेन स्विच लगाना है, ये आपका बारामदा है, बेडरूम है, ये आपका ड्राइंग रूम है, क्लियर हो रहा होगा अच्छे तरीके से, ये आपका जो बारामदा है, इसमें आपको क्या लगाना है, एक लाइट लगानी है बस, और कुछ नहीं लग रहा है, केवल इसमें एक लाइट लग रहा है, ठीक है, इसमें केवल एक लाइट बस लग रहा है बारामदा में, और कुछ नहीं लग रहा। तो लाइट भाई बीचों बीच में लगाएंगे ना, बिल्कुल छत पे ऊपर बीचों बीच में लगाएंगे ना, तो हमने बीचों बीच में लाइट लगा दी थी कि पूरा बारामदा में प्रकाश रहे, तो हम कोई जरूरी नहीं कि ऐसे हो, हम जो आपकी सेटिंग दी गई है ये चीज, तो हम क्यों क्यों ऐसे करें, हम यहाँ पे मेन स्विच लगा दिए, मान लीजिए कि बहुत बड़ा कमरा तो है ना, वे 2-3 है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं समझ रहे हैं, एनर्जी मीटर हम नहीं लगाते हैं, ये सरकार लगाती है, वो हम लगाएंगे नहीं, तो मेन स्विच हम लगा लिए, ठीक है, मेन स्विच के बाद हमने क्या कर दिया, नहीं हमने इधर लगाया, हम इधर लगा दिया, हमको हमारी मर्जी, यहाँ पे हमने SB1 लगा दिया, ठीक है, मतलब बीचों बीच में हमने मेन स्विच लगा दिया, पहला स्विच लगाया, और स्विच के हमने, स्विच से हमने जो कनेक्शन किया, बल्ब को कनेक्ट कर दिया है स्विच से ही, तो बल्ब को कनेक्शन पहुंचाएंगे, अब बीचों बीच में बल्ब हमने लगा दिया, भाई एक बल्ब लगाना था,
हम ऐसे भी लगा सकते हैं, और जैसे ये लगाया है वैसे वायरिंग हमें करनी है। अब ये हम स्वतंत्र हैं वायरिंग करने के लिए, आपका रूम दे दिया गया, आप तार और बल्ब आप अपने अनुसार लगाइए। अगर इसको यहाँ दिवलोप लगा देते यार तो हो सकता है कम पड़ा, इसलिए यहाँ पे हमने बीचों बीच लगा दिया, एक स्विच बोर्ड से हमने कनेक्शन। तो देखो यहाँ पे जितना आपको दिख रहा है ये सब हॉरिजॉन्टल रन है। ये कैसे करेंगे, अगर आप बैटन कर रहे हैं तो ये सारे तार एक लकड़ी के फट्टी पर होंगे, कंड्यूट कर रहे हैं तो ये सारे तार एक कंड्यूट के अंदर होंगे। ये आपको जो दिख रहा है ना ये सब आपको पाइप या बैटन दिख रहा है, जो आप वायरिंग कर रहे हैं बैटन वायरिंग कर रहे हैं तो ये बैटन पूरा दिख रहा है। ये सब बैटन की हॉरिजॉन्टल रन आपको दिख, वर्टिकल रन इसमें दिखाइए नहीं देता, वर्टिकल रन हम कल्पना करके कैलकुलेट करते हैं। ये जितना भी आपको वायरिंग दिख रही है सब हॉरिजॉन्टल रन है। तो मैंने यहाँ पे पहले में बारामदा में एक बल्ब लगा दिया। अब देखिए अब हमने कनेक्शन क्या किया, दरवाजे से होते हुए हमने कनेक्शन को आगे दिया, अगले स्विच बोर्ड को कनेक्शन दिया, जिसमें ध्यान दीजिएगा एक सॉकेट भी लगी है 5 एम्पियर की, ये सॉकेट की सिंबल है, सॉकेट तो लगा है स्विच बोर्ड पे। और स्विच बोर्ड से हमने कनेक्शन दीवार पे ही बल्ब से दे दिया। अब बल्ब से यहाँ पे हमने देखा और यहीं से कनेक्शन हमने किसको दे दिया, फैन को। इसका मतलब ये नहीं हो कि बल्बों में से तारवा निकाल के फैन को दे दिया, इसका ये मतलब नहीं हुआ मेरे दोस्त। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्विच बोर्ड से हम जो है फैन को भी कनेक्ट कर रहे हैं, इसी स्विच बोर्ड से हम बल्ब को भी कनेक्ट कर रहे हैं, इसी स्विच बोर्ड से फैंस को भी कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि दोनों जो है इस स्विच बोर्ड से कंट्रोलेबल है, ये इसका मतलब है। अब देखिए अब यहीं से दीवार छेद के हमने सप्लाई SB3 को दिया, SB3 से एक बल्ब लगा हुआ है, अब फिर यहाँ पे एक फैन लगा हुआ, ठीक है, इसी स्विच से आपका एक बल्ब लगा हुआ है, एक फैन लगा हुआ है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आपका L4, ये देखिएगा लाइट लगी हुई है स्विच बोर्ड 4 से, एक आपकी यहाँ पे क्या लगी हुई है, लाइट लगी, देखिए स्विच बोर्ड 4 है उससे हमने क्या लगाया, एक लाइट लगाया हुआ है। क्यों, क्योंकि ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है एक सॉकेट लगेगा, तो आपके ड्राइंग रूम में एक सॉकेट लग गया, फिर दिया एक बल्ब लगेगा, एक बल्ब लग गया, और फिर एक दो बल्ब लगेंगे, दो बल्ब लग गया, एक फैन लगेगा, एक फैन लग गया। भाई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लगे हैं, ये आपके ऊपर है। हम जो है यहाँ पे मान लीजिए कि हमने एक स्विच बोर्ड यहाँ पे लगाया, और हम ये चाह रहे हैं कि जस्ट स्विच बोर्ड के जस्ट ऊपर लाइट न लगा, हम चाह रहे हैं बगल में लाइट लगे तो बगल में लगा देंगे। हम चाह रहे हैं भैया कि ये आपका स्विच बोर्ड है, ये यहाँ पे स्विच बोर्ड बीचों बीच में न लगे, फैन हम बीचों बीच में लगा रहे हैं क्योंकि पूरे एरिया को कवर करे, क्योंकि एक ही फैन है, दो तो है नहीं, एक है, तो बीचों बीच में हम लगा रहे हैं। तो हम चाहे यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारी आइडिया गलत हो जाएगी, क्योंकि फैन हम किनारे करेंगे तो इधर हवा ही नहीं लगेगी। इसलिए यहाँ पे फैन हम स्विच बोर्ड से कनेक्ट किए, यहाँ पे एक बल्ब लगाया, यहाँ से हमने फैन को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त पूरे तार को दौड़ा करके आप अपने अनुसार वायरिंग करें, क्या करेंगे, आपको अपने अनुसार वायरिंग करनी है, तार को दौड़ाना है, स्विच बोर्ड से कनेक्ट करना है, एक सिंगल लाइन डायग्राम बना के। ये डी का मतलब डोर है, ठीक है, दरवाजा जिससे निकल के हम बाहर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको इस प्रकार से आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको वायरिंग करनी। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई एक सर्किट था तो एक तार दौड़ा करके आपने वायरिंग कर दिया। कहीं मान लीजिए सर्किट की संख्या 2 हो जाती तब क्या करते, अगर 2 हो जाती ना तो मेन स्विच के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जरूर लगाते, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम दो दो सिंगल वायर निकालते, दो सिंगल वायर मतलब दो सिंबल निकालते, एक का एक को डार्क कर देते, एक को डाटेड कर देते, और एरिया बांट देते। एरिया कैसे बांट देते कि पहली सर्किट बारामदा और बेडरूम में होगी, देख लेते 9 पॉइंट से 10 पॉइंट से कम में आता, और दूसरी सर्किट आपका ड्राइंग रूम में होती, तो यहाँ पे मोटा वाला जो डार्क है इससे कनेक्शन यहाँ कर देते, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से डार्क डाटेड वाला निकालते इसका कनेक्शन ड्राइंग रूम में कर देते। बस सिंपल, दो सर्किट हो, तीन सर्किट हो, अलग अलग सिंबल की वायरिंग कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा करके, बस इतना ही तो करना, और कुछ इसमें करना नहीं है। एग्जाम्पल अभी हम दिखा देंगे इस पर, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, ये आपने वायरिंग कर दिया। अब वायरिंग करना ही नहीं कला है, आपने पहले स्टेप में एजम्पशन लिखा, दूसरे स्टेप में सारे पॉइंट्स कैलकुलेट किए, वाटेज कैलकुलेट किए, करंट कैलकुलेट किए, वायर की साइज आपने देखा, वायर आपने यूज किया है ये लिखा, कितनी सर्किट बन रही है दूसरे स्टेप में आपने वो बनाया, तीसरे स्टेप में आपने यहाँ पे वायरिंग किया। वायरिंग के बाद अब आप क्या करेंगे, आप बैटन वायरिंग कर रहे हैं तो पूरे बैटन की लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो बैटन का लेंथ निकालने का ये जो प्रोसेस है, अगर इस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो शायद शायद पूरा 3 घंटा में भी
तो मैंने एक ट्रिक निकाला है, इसका एक तरीका निकाला है कि आपको ये मेथड बिल्कुल जो है अलाउ, बिल्कुल अप्लाई ही करनी है। इस मेथड से आप परेशान हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं जान पाएंगे कि कैसे हम वायरिंग। ठीक है, तो आपको इस तरह की वायरिंग, ये बात क्लियर है समझ। तो कैसे करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, इस तरह से हमें नहीं करनी है। चलिए कैसे करनी है हम, ये आपकी वायरिंग कनेक्ट, ये वायरिंग डायग्राम। देखिए, क्वेश्चन में जब वायरिंग डायग्राम मेंशन किया रहेगा तब आप बनाइए, नहीं तो मत बना दोस्त, क्योंकि समय फालतू का लगेगा, कोई उससे फायदा नहीं। ये जितना ये कर रहा है ना ये फालतू काम, इसके लिए वायरिंग डायग्राम बनाना जरूर, बिना इसके वो सब हो ही नहीं पाए। कितना तार जा रहा है गुड़े उतना करो, कितना लंबाई है उतना है, अरे बहुत ज़्यादा इसमें कर दिया। तो वायरिंग कैसे करनी है मैं आपको वायरिंग एक बार सिखा देता हूँ, इसकी वायरिंग कैसे करनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एग्जाम में वायरिंग पूछ देता है तो कैसे करनी है, और वो उस बात को मैं समझा देता हूँ। तो कौन सा चीज़ कहाँ लगा हुआ है ये जानने के लिए तो हमें इसको यहाँ से हटाना तो पड़ेगा ही। चलिए, तो आप ये जान रहे हैं, क्या क्या जान रहे हैं पहले ये बात यहाँ क्लियर करिए। एस बी वन से यानी कि पहले स्विच से वन लाइट केवल जुड़ा हुआ, एस बी टू से क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक सॉकेट तो आपका दोनों में था। एक सॉकेट है, एक सॉकेट है एस बी टू से, और एस बी टू से क्या कनेक्ट है, एक फैन है, और आपका क्या है, एक लाइट है। ठीक है, एस बी टू से तीन चीज आपका कलेक्ट है, एक सॉकेट, एक फैन और एक, ठीक है। एस बी थ्री से क्या कनेक्ट है, एस बी थ्री से क्या क्या कनेक्ट है, यानी कि स्विच बोर्ड थ्री, यार तीसरा स्विच बोर्ड कहाँ था, ड्राइंग रूम में था, उससे क्या क्या कनेक्ट था स्विच बोर्ड थ्री से। आप देखे थे कि एक फैन कनेक्ट था और एक लैंप कनेक्ट था और एक सॉकेट कनेक्ट था, इतनी सारी चीजें एस बी थ्री से कनेक्ट थी। एस बी फोर से क्या कनेक्ट था, चौथे वाले से, इससे आपको केवल एक लाइट बस केवल। ठीक है, ये सारी चीजें मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया है, आपने उसी तरह की वायरिंग की है, देख लीजिए यहाँ पे, एक बार देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपका एस बी थ्री से एक लाइट एक सॉकेट एक फैन कनेक्ट है, एस बी थ्री से। एस बी टू से एक सॉकेट एक लाइट एक फैन कनेक्ट है। एस बी वन से केवल एक लैंप कनेक्ट है। एस बी फोर से एक बल्ब बस। ठीक है, जैसा जो है मैंने वैसा यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसके अनुसार हमें करना क्या है, यहाँ पे इसके अनुसार हमें क्या करना है, वायरिंग करनी। वायरिंग कब करनी है, जब क्वेश्चन में पूछा जाए। ठीक है, अदरवाइज वायरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपका टाइम किल होगा, जिससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर आप बहुत इच्छुक हैं, करना ही चाह रहे हैं, तभी एक सिंगल लाइन डायग्राम बना लेंगे, जैसा मैं बता रहा हूँ उसी सिंगल लाइन डायग्राम बना लीजिएगा, बस हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा इसकी सुंदरता बढ़ाना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, बना लेंगे तो लेकिन इसका शॉर्टकट बनाइए, इतना बड़ा मत बना। ठीक है, चलिए देख लीजिए, समय है तो बना भी ले, नहीं है और मिलता है। चलिए, पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम मेन स्विच लगाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मेन स्विच लगाएंगे। मेन स्विच में क्या लगेगा, सबसे पहले आपका फ्यूज लगेगा, वो किससे फ्यूज कनेक्ट होगा, ये फेज वायर से। उसके बाद दूसरे वाले में डीपीआईसी स्विच लगा रहे हैं, मेन स्विच में डीपीआईसी स्विच डबल पोर्ट। तो एक वाले किटकैटवा में फ्यूज लगा होता है, दूसरे वाले किटकैट में केवल तार लगा होता है, यानी कि न्यूट्रल लिंक लगा होता है, वो उसका सिंबल ये हो। ठीक है, यहाँ ये आपका फेज का हो गया, ये आपका क्या हो गया, न्यूट्रल का हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे अगर हमारे पास सिंबल है तो हम, ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गई है। अब चलिए स्विच बोर्ड फर्स्ट बनाते हैं, एक स्विच बोर्ड यहाँ पे हम बनाते हैं, देखिएगा। ये आपका हो गया, पहले फिगर बना लेते हैं, ये बढ़िया। ठीक है, ए स्विच बोर्ड ये हो गया। एक स्विच बोर्ड ये हो गया।
एक स्विच बोर्ड ये हो गया। चलिए, यहाँ पे थोड़ा हमको अब स्पेस मिल गया, तो आपको ध्यान देना है कि आपका डीपीआईसी स्विच के लिए हमने क्या लगा दिया, फ्यूज वायर लगा दिया। दूसरे पे हमने क्या लगा दिया, न्यूट्रल लिंक लगा दिया। और डीपीआईसी स्विच होता है, इसका कनेक्शन मैंने बताया था, एक आपका फेज के लिए हो गया, न्यूट्रल के लिए। ये कनेक्शन आया कहाँ से, एनर्जी मीटर से आया। ठीक है, हम पहले एक स्विच यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, या हम चाहें तो इसको एक स्विच, आपका पहला स्विच पहले स्विच बोर्ड पे लगा। ठीक है, पहले स्विच बोर्ड पे पहला स्विच। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, एस बी टू पे आपको तीनों कनेक्ट करना है। तो हमने SB2 पे 3 स्विच लगाया, एक, 3, और इसके साथ एक सॉकेट भी कनेक्ट। सॉकेट में कितने पॉइंट होंगे, ये पूरा किससे कनेक्ट है, ये आपका SB1 है, ये पूरा आपका क्या बन गया, SB2। इसी प्रकार अब आपको क्या बना देना है, SB3। अब यहाँ पे यही सारी चीज़ें होंगी, 3 से कनेक्ट होंगी। इसमें भी SB3 में भी एक सॉकेट होगा। ठीक है, और बन गया, तो इसको हम नीचे कर ही देंगे। चलिए, फिर यहाँ भी 3 स्विच लगे हैं, 1 2 3। भैया SB3 में SB2 हो गया, ये SB3 हो गया, स्विच बोर्ड 3 हो गया। एक और स्विच बोर्ड हम बना रहे हैं, इसमें आपका केवल एक ही स्विच है, और ये एक बल्ब से ही केवल कनेक्ट। ठीक है, चीज़ें तो हमको लगभग याद हो गई हैं, कोई बात नहीं है। ये आपको वायरिंग आपकी स्विच, तो वायरिंग करने का क्या नियम होता है, वायरिंग करने घड़ी मत समझ। इसके लिए तो आपका केवल एक बल्ब है, यहाँ पे हमने एक बल्ब दे दिया। इसके लिए तो आपका क्या है, एक बल्ब भी है, सॉकेट तो एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक करते हैं बल्ब को। ठीक है, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। फिर आपका यहाँ फैन है। ठीक है, फिर इसके लिए केवल, ठीक है, नियम क्या होता है स्विच से कनेक्शन करने का, स्विच में 2 पॉइंट होते हैं। जब स्विच को आप दबाते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, आप देखे होंगे एक पॉइंट ऊपर होता है, एक पॉइंट नीचे होता है। जब ऑन करते हैं तो ऊपर की पत्ती नीचे सट जाती है, सप्लाई ऊपर चली जाती है। यानी कि इनकमिंग फेज होता है, नीचे वाला फेज होता है, तार होता है, वहां पे करंट आके रुकी रहती है। जब स्विच को ऑन करते हैं, पत्ती सटती है, तो सप्लाई आगे पास हो जाती है। यानी कि जो उसका ऊपर वाला पॉइंट है वो सीधे लोड से कनेक्ट है, तभी ना करंट नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, पॉइंट में फ्लो होगी। यानी कि नीचे फेज आया हुआ है, ऊपर आपका पॉइंट लोड से कनेक्ट है, बीच में पत्ती ऑन करना है। यानी कि स्विच में आपको एक पॉइंट से फेज देना है, दूसरे पॉइंट को लोड से कनेक्ट करना है। एक पॉइंट को फेज देना है, दूसरे पॉइंट को लोड से कनेक्ट करना है, और न्यूट्रल डायरेक्ट पॉइंट को जाएगा, ये बात आपको बस। ठीक है, न्यूट्रल डायरेक्ट पॉइंट हो जाएगा, ये कभी स्विच के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो चलिए, हम यहाँ से फेज, यहाँ पे फेज आया हुआ है, और यहाँ से हम फेज उठा करके यहाँ पे दे देते हैं, और यहीं से फेज उठाए यहाँ दिया, यहाँ से फेज यहाँ दिया, यहाँ से फेज यहाँ दिया, फिर यहीं से फेज यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, सारे पहले पॉइंट को हमने फेज दे दिया। फेज दे दिया, नो एनी प्रॉब्लम। अब आप ध्यान देंगे अच्छे तरीके से। अब यहां से आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट ऐसे उठाना है, बल्ब को देना है। इस स्विच से मान लीजिए आपको सॉकेट को कनेक्ट करना है, तो हम सॉकेट को कनेक्ट कर दिए। मान लीजिए इस स्विच से हम बल्ब को कनेक्ट कर दिए, बल्ब को कनेक्ट कर दीजिए।
मान लीजिए इस स्विच से हम फैन को कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर वही चीज़ मान लीजिए इस स्विच से हम जो है सॉकेट को कनेक्ट कर रहे हैं, सॉकेट को कनेक्ट कर दिया। फिर मान लीजिए इस स्विच से हम बल्ब को कनेक्ट कर रहे हैं, बल्ब को कनेक्ट कर दिए। मान लीजिए इस स्विच से हम फैन को कनेक्ट कर रहे हैं, फैन को। मान लीजिए इस स्विच से इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया ना। अब हम न्यूट्रल को क्या करेंगे, डायरेक्ट पॉइंटों को न्यूट्रल देंगे। ये न्यूट्रल यहाँ पे आपके सामने आया हुआ है, यहाँ पे न्यूट्रल दिए, और हम सॉकेट के लिए यहाँ से न्यूट्रल ला करके फिर यहीं से न्यूट्रल उठाए, और फिर हम इस बल्ब को न्यूट्रल, और फिर इस बल्ब से हम उठाए, फिर इस लाइन को दिए, बल्ब को दिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे आए, फिर न्यूट्रल इस सॉकेट को दिए, आए, फिर इस बल्ब को दिए, और फिर यहीं से न्यूट्रल उठाए। इस प्रकार लूपिंग मेथड से हमने पूरी वायरिंग लूप कर रहे हैं, हम एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट में डाल रहे हैं। पूरे न्यूट्रल डायरेक्ट हमने पॉइंटों को दिया है दोस्तों। तो अगर आपको वायरिंग बनाने की अगर ललक है तो आप ऐसे ही बनाइए। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं बार में, ऐसे ही आपको वायरिंग दिखानी है। अब इसका सिंगल लाइन डायग्राम बना सकते हैं, कितने तार जा रहे हैं उतना कट करके आप सिंगल लाइन डायग्राम बना सकते हैं। जैसे आपके सामने मान लीजिए इसी चीज़ का अगर आपको सिंगल लाइन डायग्राम बना तो आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे दिखा दीजिएगा। ये आपका स्विच बोर्ड है एस बी, आपका एस बी, वैसे स्विच बोर्ड दिखा के सब पे आप सिंगल लाइन और कितने तार जा रहे हैं ये आप दिखा दीजिए। जैसे मान लीजिए एस बी वन पे दुइया तार जा रहा है तो यहाँ पे 2 सिंबल लगा दीजिए। अब फिर देखिए यहाँ पे ये पूरे स्विच बोर्ड से आपने जो एस बी टू किया, 1 2 3 4 तार जा रहा है तो यहाँ पे 1 बना के 4 लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे आप क्या करिए, सिंगल लाइन डायग्राम में आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर नीड है क्वेश्चन में तो कर तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी आपको वायरिंग डायग्राम बनानी है। अगर क्वेश्चन में या तो नहीं पूछा तो आप इसको कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाए तो इसके लिए आप कैसे बनाएंगे, वायरिंग डायग्राम पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रन के बारे में नहीं देखा है, केवल वायरिंग डायग्राम को सीख रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए वायरिंग डायग्राम में आपको बनाना है तो आप क्या करिए, यहाँ पे ये आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे फ्यूज लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, न्यूट्रल लिंक लगा दीजिए, इसको बाहर करिए। ये आप क्या करिए, फेज लगाइए, यहाँ पे आप क्या लगाइए, न्यूट्रल लगाइए। यहाँ से कनेक्शन को आगे ऐसे बढ़ा दीजिए। या आपने केवल टीपीआईसी मेन स्विच लगा रखा है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नहीं लगाया है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कब लगाते हैं, जब सर्किट 2 से ज़्यादा होती, कम से कम 1 से ज़्यादा होती, तब लगाने का तो मतलब होता है यार। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब ये हो गया, अब ये आपका एक हो गया फेज, एक हो गया न्यूट्रल। अब ऊपर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे नीचे वाले तार को न्यूट्रल कर दिया, ऊपर वाले को फेज कर दिया। हम सर्किट के मान लीजिए हमने स्विच बोर्ड के अनुसार बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से हमने कनेक्शन लिया, लगाया, और पहले में आपको क्या लगा, केवल बल्ब कनेक्ट था तो पहले में बल्ब कनेक्ट कर दिया। यानी कि बल्ब आपका स्विच से, देखो स्विच का पहला टर्मिनल फेज से, स्विच का दूसरा टर्मिनल लोड से, लोड डायरेक्ट किससे कनेक्ट है, न्यूट्रल से। ये सिंगल लाइन डायग्राम बन गया, एस बी वन का हो गया, लिख दीजिएगा नीचे एस बी वन। ठीक है, तो फिर इसी तरह से एस बी टू में आपको तीनों कनेक्ट हैं, एक बल्ब भी कनेक्ट है, फिर यहीं से लाइए और यहीं से आप देखिए एक सॉकेट भी कनेक्ट है, फिर यहीं से आप लाइए, क्या कनेक्ट है इसके साथ, एक बल्ब एक फैन भी कनेक्ट है, तो यहाँ से आपने एक फैन भी कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका जो बन गया, ये बन गया आपका एस बी। ऐसे एस बी थ्री एस बी फोर का सिंगल लाइन डायग्राम, यही पूरा डायग्राम बना लिया का काम। मान लीजिए कि अगर सर्किट 2 से ज़्यादा होती तो आप क्या करते हैं, यहाँ से ये फेज न्यूट्रल कहाँ लगाते, तब आप एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में प्लेट लगाते, एक प्लेट को आप फेज देते या दूसरे प्लेट को न्यूट्रल देते। अब यहाँ से आपको 2 सर्किट अगर बनानी है तो फेज लगाकर एक सर्किट ये, और यहाँ से ये फेज वाला ये है और ये न्यूट्रल, एक सर्किट नंबर 1 हो गया ये। और फिर दूसरी सर्किट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ लगाइए और एक लगाइए, फिर यहाँ ये सर्किट। अगर मान लीजिए सर्किट होती तब यह काम करते, नहीं तो हम यही स्विच पे जैसे है वैसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका वायरिंग डायग्राम। ठीक, जितनी भी जरूरी बातें वायरिंग डायग्राम से रिलेटेड दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कैसे वायरिंग डायग्राम बनाना, कैसे मल्टी लाइन डायग्राम बनाना, मल्टी लाइन बना लिए तो उसको सिंगल लाइन में कैसे कन्वर्ट करना है, उसमें तारों की संख्या कैसे दिखाना, मैं सब। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना जो रियल में जो पॉइंट था, अब हम उस पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट पे हम बात करते हैं।
ठीक है। और उस पॉइंट पे हम बात करते हैं, उस पॉइंट पे बात क्या करते हैं, इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रन कैसे निकालते हैं ये हम देख। तो हमने कहा कि सब फॉल्स है, अब ये सब मैंने क्रॉस कर दिया था, तो कैसे आप निकालेंगे वो चीज़ आपको दिखाता। चलिए यहाँ पे आ जाए। ठीक है, इसको मैं छोटा करके पहले यहाँ पे अब आ जाए। चलिए तो थोड़ा सा बड़ा विजिबल हो रहा है। अब मान लीजिए कि जो मेन स्विच है, ये जो आपका मेन स्विच है बीचों बीच में कनेक्ट है। ये मेन स्विच कहाँ है, बीचों बीच में कनेक्ट है। मेन स्विच से कनेक्शन एस बी वन में गया है, तो पहले हम हॉरिजेंटल रन निकालते हैं। ठीक है, किसका, बैटन का हॉरिजेंटल रन लिखेंगे। बैटन का, बैटन का, बैटन का क्षैतिज, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हॉरिजेंटल रन ऑफ, हॉरिजेंटल रन ऑफ। पहले हॉरिजेंटल रन जितना दिख रहा है सब हॉरिजेंटल रन है, जो नहीं दिखेगा वही वर्टिकल है, उसको हम बताएंगे। तो मेन स्विच से पहले आधा दूरी ऊपर गई, फिर आपकी यहाँ से देखिएगा, यहाँ से पूरा 3 मीटर दूरी यहाँ पे गई, क्योंकि 3 मीटर ये है, 3 मीटर दूरी यहाँ पे गई। फिर दीवार के अंदर से होते हुए लगभग 1.5 मीटर दूरी बैटन आपकी इस प्रकार गई। यानी कि आपका यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर, 1.5 किए, और फिर प्लस ध्यान दीजिएगा, फिर प्लस किए, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आपके सामने है चीजें, कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो 3 और 3 1.5 है, यानी कि +3 मीटर और +1.5। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा 1.5 मीटर, ये आपका 1.5 हो गया, ये पूरा आपका 3 मीटर हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक हम जो गए वो आपका 1.5 मीटर। अब पंखा बीचों बीच में लग रहा है, ये पूरा 3 मीटर है, तो बीचों बीच में लग रहा है, यानी कि ये आपका पूरा कितना हो गया, 1.5 मीटर। तो ये भी क्षैतिज रन जोड़ दीजिए, ये भी आपका 1.5 मीटर। ठीक है, ये भी आपका 1.5 मीटर हो गया। तो अभी देखिए दीवार के अंदर भी गए हैं, दीवार के अंदर आप बैटर नहीं डालेंगे, वहां कंड्यूट डालेंगे। तो 0.2 मीटर यहाँ अंदर गए हैं, 0.2 मीटर यहाँ अंदर जाएंगे, तो 0.4 मीटर आप बैटर डालेंगे, आएंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपका हॉरिजेंटल रन यहाँ से आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हॉरिजेंटल रन जो आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे मिटाया भी था, ये गलती करता है। हमने एस बी थ्री से उसका पूरा कनेक्शन किया है, तो एस बी थ्री मान लीजिए यहाँ पे अंदर गया, अंदर से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, तो ये आपके बीचों बीच में है, तो हम इस डिस्टेंस को नगण्य मान लेते हैं, इसको हम पूरा मान लेते हैं कि ये पूरा 2 मीटर पे हो। ठीक है, तो हम +2 मीटर कर दिए। ठीक है, इसको हम पूरा क्या कर दिए, 2 मीटर कर दिए। हालांकि हमको 1.5 मीटर और यहाँ पे जोड़ सकते थे, यहाँ पे एस बी थ्री यहाँ पे अगर बीचों बीच में कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 1.5 मीटर और इधर चलेंगे तब ना बल्ब को। एस बी थ्री यहाँ पे ही दे दिया, इसको हम थोड़ा सा और खिसका, इस दूरी को हम नगण्य मान रहे हैं, वहाँ पे हम 1/8 मीटर को रख सकते हैं, हमारे ऊपर है यार, 1-2 मीटर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम रख सकते हैं। ठीक है, हम 2 मीटर यहाँ पे इसको मान रहे हैं। ठीक है, ये 2 मीटर डिस्टेंस पे इसको हम बीचों बीच में हमने 2 मीटर। ठीक है, और मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जो वायर गई वो 1 मीटर है, कितनी है, 1 मीटर, तो हमने 1 मान ली। अगर ये स्विच बोर्ड बीच में रखते तो हम 1.5 मानते, वो हम जानते हैं, हम बीच में रखते तो 1.5 मीटर लिख देते, दिक्कत नहीं है। इसमें अगर 1-2 मीटर इधर उधर हो गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर पकड़ने लगो कहाँ से। अब इसको पूरा गिन दीजिए हॉरिजॉन्टल रन में, ये आपका 1.5 और 1.5 3 है, तो 3 और 3 6, तो 6 हो गया, 6 एक 7.5 हो गया, 7.5 और 7.5 और 2 कितना हो गया, 7.5 2 9.5 और 9.5 1 10.5, इसको हम पूरा 11 मीटर मान लें।
कितना मान ले रहे हैं, 11 मीटर आपका हॉरिजेंटल रन कितना निकल गया। और अब यहाँ बैटन का वर्टिकल रन निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा बैटन का वर्टिकल रन, यहाँ पे लिखिएगा बैटन का ऊर्ध्वाधर दौड़ या वर्टिकल रन। अब वर्टिकल रन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब वर्टिकल रन के लिए इसमें झांकने ताकने की जरूरत ही नहीं है। वर्टिकल रन के लिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को, वर्टिकल रन के लिए इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ, ये आपकी सीलिंग है, ये आपकी छत, ये आपकी क्या है, छत, छत है ये आपकी। कितने मीटर पे छत है, 4 मीटर, हम बताए हैं। 1 मीटर नीचे आपकी वायरिंग हो रही है, हॉरिजेंटल रन आपका, यानी कि यहाँ पे हम मान जाते हैं आपका ये आपका दौड़ है 36। ठीक है, बताया था जो 36 दौड़ है, मतलब जो वायरिंग आप कर रहे हैं वो छत से 1 मीटर नीचे है, हमने इसको भी मान लिया। ठीक, चलिए, और हमने ये माना था कि जो आपकी स्विच बोर्ड वगैरह हैं, यहाँ पे जो स्विच बोर्ड आप लगा रहे हैं, जो कुछ भी हैं, वो फर्श से 1.5 मीटर ऊंचाई पे है। लेकिन जो यहाँ पे बल्ब लग रहे हैं वो 2.5 मीटर की ऊंचाई पे, यानी कि इससे जो है 0.5 मीटर नीचे, 33 रन से 0.5 मीटर नीचे, ध्यान देना है बल्ब है आप। तो आपके स्विच बोर्ड 4 लग रहे हैं, सब आपके जितने भी स्विच बोर्ड आपके लग रहे हैं, ये आपके SB1 हो गया, ये आपका SB2 हो गया, ये आपका SB3 हो गया, ये आपका SB4 हो गया, और ध्यान देना है मेन स्विच भी लगा है, तो ये आपका मेन स्विच हो गया। ये सब आपका 1.5 मीटर की ऊंचाई पे है, फर्श से 1.5 मीटर हाइट पे है, ये आपने माना था। ठीक है, सब आपके 1.5 मीटर हाइट। तो एक पंखा जो बल्ब लग रहा है वो 36 रन से 0.5 मीटर नीचे हम मान सकते थे, तो इस पर तो कोई बबल नहीं रहा, हमें मान देते कि जो लाइट पॉइंट है वो 36 रन पे है, तो हमको कोई, ठीक है, लेकिन हमने 0.5 मीटर नीचे माना है कि जो फर्श से 2.5 मीटर ऊपर माना है। आज 3 मीटर पे 36 रन है, तो भाई 0.5 मीटर नीचे गया ना। देखिए आपका 1 मीटर नीचे, ये वर्टिकल रन होने का मतलब ये आपका जो फर्श से है, ये 3 मीटर ऊंचाई पे आपका हॉरिजेंटल रन है जो आप वायरिंग कर रहे हैं। तो बल्ब ये हो गया, इससे भी आपका एक बल्ब कनेक्ट है, SB2 से, SB3 से, SB1 से भी एक बल्ब कनेक्ट है, कितना मीटर नीचे, 0.5 मीटर। SB1 SB2 से, SB3 से भी एक बल्ब कनेक्ट है, ये भी कितना, 0.5 मीटर। से भी एक बल्ब कनेक्ट है, ये कितना, 5 मीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 4 बल्ब आपके लगे थे, 3 पंखा लगा था। SB1 से पंखा कनेक्ट नहीं था, बाकी तीनों से पंखा कनेक्ट था। तो अब हॉरिजेंटल रन से आप कितना, 1 मीटर ऊपर जाएंगे, कहाँ, एक हॉरिजेंटल रन से 1 मीटर जाएंगे छत पे, और छत से तब आप पंखे को वायरिंग देंगे, यानी कि 1 मीटर हर पंखे के लिए आपको 1 मीटर ऊपर चलना पड़ेगा। यानी कि पंखा है तो 1 मीटर आपको ऊपर, मतलब इस पर पहुंचने के लिए, यही ना है, मतलब यहाँ पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, पहुंचने के लिए, फैन तक पहुंचने के लिए आपको छत पे जाना पड़ेगा, छत को छूना पड़ेगा, तब ना आप सप्लाई पंखे को देंगे, कि हर एक पंखे के लिए 1 मीटर। फिर इसके लिए भी तो पंखा लगा है, यहाँ पे छत पे चल रहा है, और भी आपको एक पर चल रहा है, ये आपको भी 3 पंखा आपका लगा हुआ है। ठीक है, एक को छोड़कर, अब सारे वर्टिकल रन आपको केवल एक को कैलकुलेट करना है। एक बार इसको समझ जाएंगे ना तो परेशान होने, एक बार खाली समझने की नीड है। तो देखिए, एक स्विच बोर्ड 1.5 मीटर अगर फर्श से ऊपर है, तो हॉरिजॉन्टल रन से कितना नीचे हुआ भाई, यहां से यहां तक पूरा 3 मीटर है, तो 1.5 मीटर नीचे हुआ। एक स्विच बोर्ड 1.5 मीटर नीचे है, तो कितने स्विच बोर्ड लग रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो वर्टिकल रन में हम पहला क्या लिखेंगे, 1.5 × 5। ठीक है, यानी कि हमको हॉरिजेंटल रन से 1.5 मीटर हर स्विच बोर्ड के लिए नीचे बैटन को उतारना पड़ेगा। तो इसके लिए हो गया 1.5 × 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमको एक पंखा के लिए हॉरिजेंटल रन से 0.5 मीटर नीचे उतरना पड़ेगा, फट्ठी लगानी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, कितने बल्ब हैं, 4 बल्ब हैं, 0.5 × 4 कर दिया। ठीक है, हर एक पंखा के लिए 1 मीटर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, कितने पंखा है, 3 पंखा है,
तो यहाँ पे हम 3 कर दिया, 3 गुणे 1 या 3। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, 15 पचे 75, 7.5 हो गया। इसको कर लेते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 2 5, ये कितना हुआ, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 5, 7 और 5 12.5, यानी कितना हो गया आपका 13 मीटर के आसपास हो गया। तो आपका 13 मीटर के आया वर्टिकल। इसमें आपको परेशान होना नहीं है बेदोस्त, कल्पना करो ना, एक स्विच बोर्ड के लिए हमको हॉरिजॉन्टल रन से कितना मीटर नीचे उतरना पड़ रहा है। तो जितने स्विच बोर्ड हैं सबका कैलकुलेट कर दो, जितना मीटर नीचे उतने, एक के बार सारे स्विच बोर्ड का कैलकुलेशन कर दो, उतना मीटर हमको बैटन नीचे लाना है। एक फैन के लिए कितना ऊपर जा रहा है, जितना फैन है सबको एक के साथ कैलकुलेट कर दो, सारे फैन का वर्टिकल रन निकल जाएगा। वर्टिकल रन सबका निकाला। अगर लाइट पॉइंट को आप हॉरिजॉन्टल रन पे ही मान लिए हैं, हम तो यहाँ पे गड़बड़ कर दिए ना, 0.5 मीटर नीचे यानी कि 2.5 मीटर ऊपर माने थे, ठीक है, 3 मीटर पे है, 2.5 मीटर 0.5 मीटर नीचे। अगर ये नहीं मानते तो इसके लिए वर्टिकल रन लगाने की जरूरत ही नहीं। तो आपने बैटन का वर्टिकल रन निकाला, हॉरिजॉन्टल रन निकाला, तो अब आप क्या निकालेंगे, टोटल लेंथ आप निकालेंगे। यहाँ पे ये आपका यहाँ पे, तो आप कितना आया था, 13 मीटर आपका वर्टिकल रन आया था, 13 मीटर। तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ आपका जो हो गया वर्टिकल रन प्लस हॉरिजॉन्टल रन हुआ, यानी कि 11 प्लस 13 हुआ टोटल 24 मीटर। ये 24 मीटर आपका क्या हो गया, बैटन की, कितना आसानी। वर्टिकल रन आपको ये तो कैलकुलेट करना है, एक स्विच बोर्ड के लिए कितना नीचे उतरना है, बस जितना स्विच बोर्ड है सबका गुणा कर दो बस। फैन के लिए कितना ऊपर चढ़ रहे हैं, बल्ब को निरंतर हम हॉरिजॉन्टल रन पे ही मानेंगे, उसका लफड़ा नहीं पाले, ठीक है। फैन के लिए कितना ऊपर जा रहे हैं, जितने फैन है सबको एक के साथ कैलकुलेट कर दो, आपका वर्टिकल रन निकल गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रन जितना दिख रहा है सबको 1.5 1 प्लस 1 प्लस ऐसे बढ़ते, जितना आपको तो आपका वह हॉरिजॉन्टल रन हो गया। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि आपको ये समझ में आ गया कि कितना हमको नीचे उतरना है, तो आसानी से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रन आप, तो टोटल लेंथ आपको कंड्यूट का निकल गया 24 मीटर। इसी चीज को इसने भी कैलकुलेट किया है। यहाँ पर देखिए इतना सारा बवाल काटा है, के बाद देखिए के बाद इसने लास्ट में 23.9 मीटर, यानी कि ये भी 24 मीटर ही लाया है, हमने लाया लास्ट में। देखिए 24 मीटर यहाँ भी आ रहा है ना, तो उतने इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है बेटा। जो मैंने बताया उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, एक बार विश्वास करिए। एक स्विच बोर्ड और एक पंखा के लिए हमें जानना है कितना मीटर नीचे उतरना पड़ा, जितने स्विच बोर्ड हैं सब मिलाकर मल्टीप्लाई कर दो, एक के बार में हो जाए। हम उतना समझे हैं ना, उतना फिगर बना के समझते हैं कि कैसे नीचे उतर रहे हैं, कितना मीटर ही हो रहा है, ये सब समझाने के लिए हमने उतना बड़ा फिगर बनाया। वो बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप जानिए कि भैया अगर हमने मान लिया कि 2 मीटर पे हमने स्विच बोर्ड लगाया और 3 मीटर पे हॉरिजॉन्टल रन है, एक स्विच बोर्ड के लिए 1 मीटर नीचे उतरे ना, तो अगर 4 स्विच बोर्ड है, 4 गुणे 1 यानी 4 मीटर हमने नीचे उतरा, 4 मीटर वर्टिकल रन हो गया स्विच बोर्ड के लिए। एक पंखा के लिए मान लेंगे कि एक पंखे के लिए हम 1 मीटर ऊपर चढ़े, तो 5 पंखा लगाया तो 5 मीटर ऊपर, 5 4 9 मीटर वर्टिकल रन 1 मिनट में निकल गए। और कहे बल्ब बल्ब मान लो हॉरिजॉन्टल रन पे ही है, नहीं नीचे है, तो सब वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल रन की बात अगर हम करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रन मतलब क्या है, जितना आपको प्लान में दिख रहा है वो पूरा आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल रन है, ठीक है। जितना आपको प्लान में दिख रहा है वो क्या है, चल रन है। तो इस तरह से आपने क्या किया, टोटल लेंथ है यहाँ पे आपने निकाला, ठीक है। यह आपने बैटन का टोटल लेंथ निकाल दिया, ये टोटल लेंथ बैटन का निकल गया। तो वायर की अगर लेंथ हम निकालेंगे, लेंथ ऑफ वायर, इसका लेंथ ऑफ, तो वायर का अगर टोटल लेंथ हम देखेंगे तो हम इसका सीधे 3 गुना कर देंगे, तो 3 चौक को 12 है, 3 3 दूना 6, 1 7 72 मीटर के आसपास आपका वायर का लेंथ आया। लेकिन इतना नहीं लेंगे, इससे 10% एक्स्ट्रा लेंगे, तो टोटल आपका जो वायर का लेंथ होगा वो क्या होगा, 72 प्लस 7.2, अब जोड़ लीजिए कितना आएगा, लगभग 72 7 वही 80 मीटर के आसपास आपका क्या आएगा, आपका लेंथ ऑफ वायर आएगा। क्या आएगा, लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वायर की लंबाई, ये आपका 80 मीटर, 10% एक्स्ट्रा लेते हैं,
तो इसमें आपको टोटल लेंथ ऑफ बैटन, यहाँ पे बैटन की लंबाई की अगर बात करें टोटल बैटन, इसका भी 10% एक्स्ट्रा, यानी कि 24 प्लस 2.4, यानी कि 24 दो 26, 26.4, यानी कि 27 मीटर के आसपास आप ले लेंगे क्या, कंड्यूट की टोटल लंबाई 27 मीटर, और वायर की टोटल लंबाई 80। ये आपका टोटल लेंथ का मतलब, ये टोटल आपका बैटन की लंबाई है, और ये आपका टोटल किसकी लंबाई है, ये आपका बैटन की लंबाई हो गया, के सामने है, ये बैटन की लंबाई हो गया, और ये आपका वायर की लंबाई, ये टोटल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपके स्टेप में यही है, ये है कि पहले आपको जो करना है जंक्शन कैलकुलेशन, उसके बाद वायरिंग डायग्राम, उसके बाद वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रन, अब लिस्ट, फाइनल आपको क्या बनानी है, लिस्ट बना। चलिए अब लिस्ट पे चलते हैं। देखिए इसमें भी आपका जो वायर का लेंथ आया है, बहुत कैलकुलेट किया है, तब भी उतना ही लगभग 80 मीटर के आसपास आ गया। हमने डायरेक्ट निकाल लिया 3 का गुणा करके, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेट, तो आप कभी ना, आप समझ पाओ, समझाने के लिए मैं समझा दूंगा। ऐसे कि जितना भी आपने सिंगल लाइन डायग्राम और जो आपने मल्टी लाइन डायग्राम बनाया, उसी से तारों का गुणा किया है, से निकल जाएगा, लेकिन बहुत समय लगेगा। चलिए ये रहा आपका सामान। चलिए इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, टाइप नहीं हो पाया है दोस्त, के लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपको विजुअल होगा, हम आशा करते हैं। ऐसा करते हैं, आपको विजिबल होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, डीपीआईसी स्विच, इसका ये रेंज है। ये आप क्या लगाया, डीपीआईसी स्विच 15 एम्पियर 250 वोल्ट डीपीआईसी स्विच लगाया। ये किसके लिए है, मेन स्विच के लिए, रिमार्क में चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब कहाँ से लेते हैं, इसका एक लिस्ट है, अभी हम आपको दिखा देंगे। लकड़ी का बैटन, हमने इस माप का बैटन यूज किया, जनरली माप याद कर लीजिएगा, इसी माप का आप जनरली करेंगे। और ये सारे माप कहाँ से लाते हैं, इसका एक लिस्ट है, मैं बता दिया। 27 मीटर लेंथ आया था, आपने देखा ही था। मान लिया 15 रुपया मीटर है, तो इसका ये कास्टिंग हो गई। फिर देखिए आप जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं उसको यहाँ पे 91 मीटर एक्स्ट्रा लेकर के, मतलब हमने 90 मीटर निकाला ही है, हमारा भी 80 मीटर के आसपास आया था, इसने एक्स्ट्रा जोड़ के क्या, कोई बात नहीं, आपका जितना आया उतना ही, की बात नहीं है। इसमें लकड़ी का बोर्ड, कितना स्विच बोर्ड है, बोर्ड साइज याद कर ली, कोई एक एक साइज बस याद कर लो यार, वही लिखते चले जाना हर वायरिंग में, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई इतना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर एक साइज आप बस याद, ठीक है, बहुत सारे साइज है, उनका एक लिस्ट है, उसका उसी लिस्ट से ही साइज निकालते हैं, अभी दिखा दे रहे हैं। तो 4 स्विच बोर्ड लग रहे हैं भाई, SB1 SB2 SB4, एक को 25 रुपया मीटर मान लीजिए। यहाँ पे देखिए स्विचेस कितने लग रहे हैं, जितने पॉइंट हैं उतने स्विच लगेंगे। ये हो गया आपका। फिर देखिए यहाँ पे बैटन लैंप होल्डर, लैंप होल्डर बल्ब में ही, होल्डर में ही तो बल्ब लगता है, तो कितने बल्ब लगाए थे तुम, बल्ब 4 लगाए, तो 4 वो बल्ब होल्डर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए सीलिंग रोज, सीलिंग रोज किस पे लगता है, पंखे, पंखे को कनेक्शन देने के लिए सीलिंग रोज के अंदर से ही कनेक्शन ला के पंखे, सीलिंग रोज उतना ही लगेगा जितना आपका पंखा होगा, पंखा 3 था, सीलिंग रोज भी 3 हो जाएगा। फिर देखिए लकड़ी का राउंड ब्लॉक, और राउंड ब्लॉक किसके लिए होता है, सीलिंग रोज के लिए, बल्ब होल्डर के लिए, ये सब जो है राउंड ब्लॉक पे ही लगाए जाते हैं। ठीक है, सीलिंग रोज हुआ या बल्ब होल्डर हुआ, ये सब राउंड ब्लॉक पे ही लगाए जाते हैं। ठीक है, लकड़ी का यहाँ यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपका, ये देखिए सीलिंग रोज 2 हो गया, और 4 आपका बल्ब होल्डर हो गया, तो 6 ठो आपका टोटल कितना हो गया, ये हो गया। देखिए टम्बलर प्रारूपी सॉकेट, ये आपका सॉकेट 3 लग रहा है, 3 हमने लिख दिया। यहाँ पे देखिए राउंड ब्लॉक 6 लग रहा है, 4 2 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्क्रू, लकड़ी की गुल्ली, गुल्ली के लिए मैंने बताया था, गुल्ली आपने अपने मात्रा के अनुसार LS ले लीजिए, आपके अनुसार कितनी गुल्ली, या मैंने बताया था कि लगभग 70 सेंटीमीटर पे आपको एक गुल्ली लगानी है, तो चाहे तो आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल आपका लेंथ कितना आया था, 27 मीटर आया था, कितना आया था, टोटल लेंथ आपका कितना आया था, 27 मीटर आया था। तो 27 गुणे 100, 2700 मीटर, और गुणे 70 से डिवाइड कर लीजिए, उतनी गुल्लियाँ लगेंगी। और चाहे तो आप LS कर लीजिए, लंब सम आपके अनुसार। ठीक है, तो ये हो गई आपकी गुल्ली।
अब देखिए स्क्रू, स्क्रू का काम कहाँ है, गुल्ली से बैटन को कनेक्ट करने के लिए स्क्रू लगता है। तो दो साइज में है, एक एक पैकेट हमने ले लिया, आपके अनुसार है, जो एक आइडिया ले लो यार, यही सब में करना है, अपने तरफ से करना है। हम स्क्रू ले रहे हैं, एक पैकेट ले रहे हैं, दोनों में एक एक पैकेट ले रहे हैं या दो पैकेट ले रहे हैं, आप ले सकते हैं, एक से दो पैकेट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम जो है वही होगा, गलत हो जाएगा, ये मत सोचिए। देखिए फिर क्या लिखेंगे, इस यहाँ पे क्लिप, वायरिंग क्लिप, क्या ले रहे हैं, वायरिंग क्लिप। वायरिंग क्लिप का काम क्या है भाई, बैटन पे तार डाल रहे हैं तो बैटन से तार चिपके रहे, पकड़े रहे, क्लिप उसके ऊपर, जैसे मान लो ये आपका बैटन है, ये आपका तार है, अब इस तार, ये बैटन इस ये तार इस बैटन पर पड़े रहते, क्लिप इसके पीछे लगा, यहाँ पे हम कांटी मार देंगे एक नेल, यहाँ पर भी कांटी मार देंगे, तो नेल दोनों साइड में लगेगा, बीच में क्लिप लगेगा जो बैटन को तार पे बांधे रखने का काम करेगा। तो यहाँ पर कीले ले लेंगे अपने, पैकेट दो तीन पैकेट ले लेंगे, और इस यहाँ पे 38 mm का आपने क्या ले लिया, वायरिंग क्लिप ले लिया, दो पैकेट तीन पैकेट आप ले सकते हैं। साइज लगभग आप देख लीजिए, हर में यही लगभग मानेंगे और कोई बात नहीं है। यहाँ पे GI अर्थवायर 8 SWG मानेंगे, GI अर्थवायर का जो रेटिंग होता है वो 8 SWG, ठीक है। कितना लेंगे, आधा किलो लेंगे, ठीक है, इतना दाम इसका ये है, और ये आपका पूरा टोटल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक साइज दी हुई 90 mm कंड्यूट की माप दी गई, यहाँ पे ध्यान देना है, 90 mm कंड्यूट की माप दी गई है। इसका मतलब क्या है कि दो जगह आपने देखा था कि दीवार छेदा गया था, दो जगह, एक SB1 से SB2 जाते समय दीवार छेदा गया था, एक SB2 से SB3 जाते समय दीवार छेदा गया था। तो दीवार के अंदर तार को ले जाना तो पाइप डाल के तो नहीं ले जाओगे यार, कहीं तार कट गया, छिल गया तो रिवॉल्वियम करंट आ जाएगी, तो मतलब बैटन से तो नहीं ले जा सकते। अब उसके अंदर पाइप डालेंगे, 19 mm डाया का कंड्यूट पाइप डाल देंगे दीवार में, तो 0.2 मीटर मान लीजिए एक जगह पे, 0.2 मीटर एक जगह पे, यानी कि 0.4 मीटर आपने 90 mm का कंड्यूट यूज कर दिया, ठीक है। ये मतलब 40 सेंटीमीटर या 0.4 मीटर, कोई बात नहीं है, की बात होती है, 10 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से। अब पूरा कास्ट हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, पूरा कास्ट हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। जो जितना भी कास्ट है उसका हम पूरा कास्ट हम ऐड कर लेंगे, उसमें कुछ सुपर पोजिशन ऐड, कुछ एक्शन कास्ट परसेंटेज के अनुसार लेकर के टोटल कास्ट ले आकर के हम एक जगह पे। तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, एग्जामिनर आपको ये टोटल कास्ट ही देखता है कि टोटल कितना कास्ट आया, एक मकान में कितना आ सकता है, ठीक है। मान लो एक मकान में तुम 10 लाख कास्ट ला, भैया वो कुछ नहीं दिखेगा, क्या वायरिंग है, क्या कैलकुलेशन, आपका काम है कुछ, 2 लाख हेठ हो वायरिंग में कर दोगे ना, तो क्या करेगा, छोटी सी इस तरह की वायरिंग में 10 लाख कास्ट ला दिए तो गलत है, वो 0 नंबर दे, लास्ट में वही देखता है क्या आपका वायरिंग। तो भाई एक कमरे में एक रेंज के अनुसार ही कास्ट आना जब, है ना, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लेकर के परसेंटेज इसका आएगा, लेकर के रेट। अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको केवल एस्टिमेट पूछ रहा है, अब आपको कास्टिंग नहीं करनी है, केवल कितना सामान लग रहा है उसी के बारे में आपको डाटा, ठीक है। तो बेटा ये इंटरनल वायरिंग का बैटन वायरिंग मैंने पूरी अच्छी तरीके से बता दिया। कंड्यूट वायरिंग में कुछ नया नहीं है, सारे स्टेप यही हैं, लेकिन जहां मुड़ रहा है वहां पे बेंड लगा देंगे, जहां पे जंक्शन है, नीचे भी सप्लाई आ रही है, दाएं भी जा रही है, बाएं, वहां जंक्शन लगा देंगे, जहां दो कंड्यूट को जोड़ रहे हैं वहां बुशिंग लगा देंगे। यही सारी जो कंड्यूट वायरिंग में लगने वाले सामान हैं वही यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो मैंने कंड्यूट वायरिंग में लगने वाले सारे सामान को मैंने प्रीवियस लेक्चर, ठीक है, कंड्यूट वायरिंग में लगने वाले सारे सामान प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से, तो इस प्रकार इंटरनल वायरिंग से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आप देखिए नोट्स बना के एक क्वेश्चन को भली भांति देंगे तो पूरी इंटरनल वायरिंग आपके हाथ में होगी, चाहे आपको हॉल की वायरिंग कह दिया जाए, स्टेडियम की वायरिंग का, सबका प्रोसेस यही है, सबके रूल्स यही हैं, तरीके यही हैं। अगर कहीं आपको थोड़ा बहुत दाएं बाएं होता है तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, आपका नंबर कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं। आपको अपने दिमाग से वायरिंग करनी है, जहाँ आपका जहाँ आपको उचित लगे वहाँ पे ऐड करिए, या आपको अपने अनुसार करनी है, वायरिंग का कास्ट आपको, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये सारी चीज़ें लाते कहाँ से, साइज वगैरह, इसका एक लिस्ट है, यहाँ पे देख लीजिए कि आपका मेन स्विच है तो उसके ये रेंजेज हैं, उसके वो कास्ट, ठीक है। यहाँ पे हम आपको अच्छे तरीके से दिखा करके
आपका मेन स्विच है तो ये आपके सारे रेंजेज हैं, TPIC MCB है, तो ये सब इसके क्या है आपके रेंज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रिपल पोल मैन्युअल क्लोड का ये रेंज है, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का देखिए ये रेंज है। ठीक है, तो आप ये सारे रेंज आपके बुक में मिल जाएंगे, आपको परेशान होने की बिल्कुल नीड नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका TPIC, यहाँ पे देखिए लकड़ी के सागवान का बोर्ड जो आप स्विच बोर्ड लेते हैं उसकी साइज क्या होनी चाहिए, वो साइज आपको यहीं से लिया गया है। ठीक है, ये आपका अगर आपको 3 पॉइंट तक करनी है तो आपको क्या करना है, यही साइज आप यूज करेंगे। जितने पॉइंट है भाई, कितने एक स्विच बोर्ड ले आ रहे हैं इसी पर ना उसकी साइज डिपेंड करेगी। 3 पॉइंट तक ये है और 4 पॉइंट तक ये है, इसे साइज इसी में से सेलेक्ट करना है भाई, एक स्विच बोर्ड पे कितने पॉइंट आप लगा रहे हैं ताकि ताकि स्विचेज उसी तो बढ़ेंगे, उसी अनुसार साइज भी बढ़ेगा। तो ये आपकी लगभग साइज है, आप इस काट ले लीजिए, किताब में भी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका कास्ट भी है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। देखिए ये आपका बैटन की डिफरेंट डिफरेंट साइजें हैं, इसी में से हम एक सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, बेंड बैटन, लकड़ी के बेंड, जहाँ मान लीजिए बैटन को मोड़ना है तो वहाँ पे हम मुड़ा हुआ बैटन लगाएंगे, ऐसा ना हो कि तोड़ के मोड़ दो, सब बेकार हो। ठीक है, तो ये हो गया, ये उसकी साइज हो गई, बैटन का मोड़ हो गया। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए, ये आपका कंड्यूट के लगने वाले सामान के बारे में है। कंड्यूट वायरिंग में जो आपका वायरिंग क्लिप, देखो वायरिंग क्लिप वगैरह की साइज यहाँ पे आपको देखने को, ये वायरिंग क्लिप। ठीक है, सब आपकी बुक में है। यहाँ पे आपका जो बेकेलाइट का स्विच बोर्ड है उसकी साइज है, कंड्यूट पाइप की ये देखो, और अलग अलग डाई की यहाँ पे कंड्यूट पाइप की साइज है, कपलर की साइज है, बेंड की साइज है। यहाँ पे जो जंक्शन बॉक्स हम लगाते हैं ये उसके बारे में लिखा हुआ है, कितना होता है। कंड्यूट के रिड्यूसर वगैरह जो भी निप्पल रिड्यूसर सैडल सबकी साइज यहाँ पे लिखी हुई, लगभग कास्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे तारों की साइज लिखी है, लगभग कास्ट, यानी कि इन सब चीज़ों का एक लिस्ट है, वहीं से हम डेटा को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। तो हमने इसमें जितना हो सकता है इंटरनल वायरिंग में मैक्सिमम नॉलेज किया। एक क्वेश्चन एक शार्ट वी में, उसके बाद हम फ्लूइड पाइप से रिलेटेड होगा, उसके बाद हम आगे स्विच कर जाएंगे अगले चैप्टर पे, का नाम होगा पावर वायरिंग। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही दोस्तों। कैसा लगा मेरा लेक्चर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राय सुझाव जरूर हमें दीजिएगा। आज के लिए